हीरा कुमार, हीरा कुमार सोया, 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 सोया। नमस् विश्वविद्यालय के 70वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह वाइज वन बोल रहे हैं। आज मैं ऐसे कई विषयों के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने डार्क साइड को ग्रहों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सक्षम बनाया है। आइए अनुबंधों के मामले से शुरुआत करें। अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक बाध्यकारी समझौता होता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के दैनिक समाज में कानूनी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। अनुबंध में कमोवेश वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान या किसी समुदाय में भाग लेने के अधिकार के लिए विशिष्ट शर्तें शामिल होती हैं। अनुबंधों को निष्पक्ष, न्याय संगत, नैतिक या पारस्परिक रूप से लाभकारी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस शामिल पक्षों के बीच एक या दूसरे रूप में स्वीकार करे जाने की आवश्यकता होती है। यह अभ्यास इस खोज के कुछ दिन बाद ही स्थापित हुआ कि सामूहिक इच्छा शक्ति का उपयोग कुछ लोगों की बजाय कई लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। व्यक्तिवाद की अराजकता द्वारा इसे भाग्य पर छोड़ने की बजाय आपसी लक्ष्यों की और समय सीमा को निर्देशित करना। कृपया पाठ 60 में देखें, जहां मैंने इच्छा शक्ति के विषय पर चर्चा की थी। यूनियनों और अन्य संगठनों का गठन। शुरुआती दिनों में अनुबंधों की शर्तें स्वीकार्य होती थीं। आखिर कौन अपनी सही मानसिक स्थिति में बिना उचित प्रतिफल के अनुचित बलिदान करेगा? कम से कम ऐसे संघों के शुरुआती संस्थापकों के लिए तो यही स्थिति थी। ऐसे संघों का हनीमून काल उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद था जो इसमें शामिल थे, और उन्हें होना ही था। किए गए समझौते ईमानदारी और भरोसे के साथ किए गए थे। आपसी लाभ एजेंडे में सबसे ऊपर था और प्रयासों को सुरक्षा प्रदान करता था। जब कई लोगों की इच्छा शक्ति समान लक्ष्यों, जिज्ञासाओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित होती थी, तो उन्हें गति मिलने की अधिक संभावना होती थी। न केवल परिणामों के संदर्भ में यह एक अत्यधिक उत्पादक था, बल्कि आपसी सेवा के बंधन ने विशेषज्ञता, सहयोग और ऐसे क्षेत्रों में उद्यम करने की अनुमति दी जिन्हें कई लोग अकेले में संभालना मुश्किल पाते। इन संघों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से तेजी से सीखने के अवसर प्रदान किए, क्योंकि अवांछित प्रभाव और व्यवधान की कम चिंता के साथ संसाधनों को एकत्रित किया जा सकता था। इसने अधिक जोखिम लेने की अनुमति दी, क्योंकि समूह के संकाय विफल प्रयासों को कम कर सकते थे, जो अन्यथा उस समय के मुक्त सभी अराजकता में किसी व्यक्ति को अपंग बना सकते थे। यह निश्चित रूप से उत्साह का समय था और ये यूनियनें बेतहाशा बनी रहीं। कई यूनियनें अनगिनत अन्य लोगों को शामिल होने और टीमों का हिस्सा बनने के लिए आकर्षित कर रही थी। एक बात स्पष्ट थी, जैसे जैसे सदस्यों की सूची बढ़ती गई, वैसे वैसे यूनियनों का प्रभाव और सामूहिक इच्छा शक्ति भी बढ़ती गई, और इसके साथ ही ऐसे समूहों में शामिल होने की अपील भी बढ़ती गई। चतुर लोगों को यह स्पष्ट हो गया था कि जैसे जैसे उनका पावर बेस बढ़ता गया, बाहरी लोग शामिल होने के लिए कम अनुकूल शर्तों पर सहमत होने को तैयार हो गए। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने इन समूहों की स्थापना की थी, उन्हें लगा कि उन्होंने नए लोगों को समान अधिकार देने के लिए पहले से ही बहुत अधिक निवेश कर दिया है। इसके बजाय वे अब तक के अपने कारनामों और समूह में नए लोगों पर कम से कम कुछ अधिकार बनाया रखना चाहते थे। यह विशिष्टता की शुरुआत थी। स्तरित संगठनों का आगमन, जहां पारस्परिक लाभ कुछ पक्ष में व दूसरों के विपक्ष में होने लगा। प्राधिकरण
जैसा कि पहले बताया गया है, निष्पक्षता किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वीकृति है। अत्यधिक सत्तावादी संस्थापकों वाली यूनियनें कम से कम शुरुआत में नए लोगों को आकर्षित करने में विफल रहीं। उनके द्वारा पेश किए जाने वाला सौदा उन लोगों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं था जो देने और लेने के बीच संतुलन की उम्मीद करते थे। जैसे जैसे संगठन बढ़ते गए, नई भर्ती हुए लोग पाई का एक हिस्सा और उससे मिलने वाले लाभ चाहते थे। वे प्रवेश के बदले में कम से कम स्वीकार करने को तैयार थे। आखिरकार इन शक्तिशाली संगठनों के पास ठोस प्रभाव और अवसरों की भरमार थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, संस्थापकों और नए भर्ती हुए लोगों के शेयर मूल्यों के बीच असमानता और भी व्यापक होती गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग संरचना का बहुत ही ध्यान देने योग्य गठन हुआ। सत्ता के परिवारों के पास संगठनों द्वारा अपनाई गई नीतियों और दिशाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण था, जबकि निचले स्तर के लोगों को सहमत परिणाम का पालन करना था या अनुबंधों के उल्लंघन के परिणामों का सामना करना था। जैसे जैसे जनता बढ़ती गई, शक्ति बढ़ती गई। शीर्ष पर बैठे लोग, संस्थापक और वरिष्ठ रैंक रास्ता बनाते गए, अपने झुंड पर अधिक अधिकार प्राप्त करते गए, क्योंकि उनके नए सदस्य अपनी इच्छा शक्ति का अधिक से अधिक त्याग करते गए, जैसा कि नियमों और शर्तों में निर्धारित किया गया था। वर्ग और इसकी स्थापना कैसे हुई? सत्ता के विशेष अधिकार और धन भी आता है। शक्तिशाली परिवारों में पैदा होने वाले लोगों को अपने माता पिता के विशेष अधिकार विरासत में मिलते हैं। वर्ग और स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी बनती गई। समुदाय में उन्नति उन लोगों द्वारा आसानी से दी जा सकती थी जो पहले से ही समुदाय के भीतर प्रभावशाली पदों पर स्वीकार किए जाते थे, लेकिन कुछ अन्य तरीकों से। यह निचले रैंकों द्वारा अनदेखा नहीं किया गया था। असंतोष बढ़ता गया और इसके साथ ही नागरिक अशांति को दबाने और शांत करने के लिए प्रतिवाद सामने आए। शासन औपचारिक हो गया। कार्यालय में पद स्थापित किए गए, कानूनी ढांचे विकसित किए गए और साथ ही पुलिस और सैन्य बलों की भर्ती की गई। इससे और भी अधिक अधीनता की अनुमति दी, जिससे कुछ लोगों को बहुतों पर शासन करने का अधिक नियंत्रण मिला। यह सब अनुबंधों के माध्यम से हासिल किया गया। अनुबंधों ने शक्ति, प्रभाव और विशेषाधिकार तक पहुंच प्रदान की, और केवल वे ही इसे दे सकते थे जिसके पास वे पहले से ही था, और कानूनी सुधारों ने इसे सुनिश्चित किया। अधीनता। बाहर से देखने में यह वास्तव में लोकतंत्र जैसा लगता था, लेकिन लागू किए गए कानूनी ढांचों के माध्यम से यह बहुत स्पष्ट हो जाता था कि एक व्यक्ति के पास कितना कम अधिकार था। वे एक व्यक्ति शक्तिहीन था। वे अवसर प्राप्त करने के लिए एक संगठन को अपना अधिकार देने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन उन्हें इसे प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं मिली। जो लोग इसे समझते थे, उन्होंने महसूस किया कि अपनी वर्तमान स्थिति को खोने का मतलब होगा समाज में निम्न वर्गों की तुलना में नीचे गिरना और गिड़गिड़ाना। किसी समुदाय में किसी व्यक्ति के स्थान में वृद्धि केवल अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि पुरस्कार के रूप में भी दी जा सकती है। लाइन पर चलें, बिंदीदार रेखा के ऊपर हस्ताक्षर करें। जब सत्ता किसी पद के माध्यम से दी जाती थी, जैसा कि किसी शासी निकाय में, शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम बहुत स्पष्ट रूप से बताए जाते थे और अपराध के अनुसार गंभीरता में क्रमबद्ध होते थे। यह आश्चर्यजनक है कि हताश और उत्पीड़क लोग एक समृद्ध समुदाय, या अब मैं इसे सभ्यता कहना चाहूंगा, में आगे बढ़ने के लिए किन किन शर्तों और नियमों पर सहमत होने को तैयार हुए। प्रचार और सेंसरशिप ने निचले तबके को आज्ञाकारी बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई, और जहां यह कारगर नहीं हुआ, वहां अधिक प्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल किया गया। आखिरकार समुदाय यानी समाज का सदस्य होने के नाते नागरिकों ने कानून के शासन को, इसे तोड़ने की सजा को अधिकार दिया। यह कानून और व्यवस्था की प्रकृति है
और इसी तरह से अधिकांश समुदाय संचरित समाज बन गए और कई अभी भी हैं। जो लोग पहले से ही सत्ता के पदों पर थे वे ऐसी संरचनाओं के नैतिक दिवालियापन से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि विरोध में अपने विशेषाधिकार के अनुबंध को त्यागने का परिणाम निर्वासन हो सकता है, उन्हें वापस नहीं पाया जा सकता और निश्चित रूप से पहले जैसी अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, खासकर ऐसे समाज में जहां मांग आपूर्ति से अधिक है। यह कई लोगों के लिए पर्याप्त खतरा था कि वे अपने सर को ऊपर न उठाएं। शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा व्याप्त थी और इन सामाजिक मॉडलों के उच्च सोपानों को आखिरकार निचले तबकों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जो सत्ता के ऐसे पदों पर प्राप्त विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे और किसी भी महत्वपूर्ण सुधार को रोकते थे जो सत्ता के तराजू को उन लोगों से दूर कर सकता था जिनके पास पहले से ही सत्ता थी। आकाश गंगाओं में फैली विशाल सभ्यताओं, मेगा कॉरपोरेशनों और आकाश गंगा संघों ने ऐसे मॉडल अपनाए हैं। यह समाज के काम करने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन यह सबसे प्रचलित तरीका है। शिकार और परजीविता। यह मान लेना नासमझी होगी कि कोई भी संगठन पूरी तरह से एक है। एक जीव या संगठन एक समुदाय है। जैविक अर्थ में और समाज के रूप में शरीर में कोशिकाओं या अंगों को लेते हैं या लोगों के समूह के भीतर अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सामूहिक रूप में समुदाय पूरी सेवा करता है और इसलिए यह टिकाऊ हो सके ऐसे कार्यात्मक बनाए रखने के लिए इसके भागों का सहयोग होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता है तो वह खुद को ठहराव, गिरावट या पतन के बिंदु पर पाता है। कभी कभी खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने का एकमात्र तरीका एक संगठन को परजीवीवाद और शिकार के दायरे में प्रवेश करना चाहिए। चरम मामलों में यह अपने अधिक महत्वपूर्ण प्रणालियों को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के गैर आवश्यक भागों का चयापचय भी शुरू कर सकता है। इन परिस्थितियों की संभावना तब बढ़ सकती है जब एक संगठन का आकार बढ़ता है, खासकर अगर वह अकुशलता और अपने वर्तमान क्षेत्र से संतुष्ट होने की तुलना में बहुत अधिक भूख से घिरा हो। किसी न किसी बिंदु पर बलपूर्वक लेने का विचार सामने आता है। इसके बाद विचार करने के लिए अगला तार्किक कदम यह है कि एक बार संसाधन के लिए किए जाने के बाद यह एक स्थिर आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करता है और जो चुराया गया है उसे कैसे बनाए रखता है। पृथ्वी के लिए अनुबंध से बाहर निकलना। अनुनाकी जिन्होंने पृथ्वी पर नियंत्रण समाप्त कर दिया था, ऐसे संगठन का हिस्सा थे जो इस बिंदु पर पहुंच गया था। परिणाम स्वरूप पृथ्वी भी आज भी ऐसी ही संरचना का अनुसरण करती है और ऐसे सामाजिक मॉडल ने उन्हें नुकसान से पीड़ित है। लाचार, शोषण, भ्रष्टाचार और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियां कम से कम सत्ता में रहने वालों की ओर से। जब तक पृथ्वी के लोग ऐसे संगठनों के साथ अपने अनुबंधों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, वे दृढ़ता से इसके चंगुल में रहेंगे। आप पूछ सकते हैं कि आप इस अनुबंध को कैसे तोड़ सकते हैं। आप में से अधिकांश ने पहले ही ऐसा कर लिया है। हाल में ही पूरे ग्रह पर आपकी प्रत्येक आत्मा को एक निमंत्रण प्रसारित किया गया था। इस ग्रह पर 500 मिलियन अवतार पुरुषों को छोड़कर सभी ने इस काले अनुबंध को तोड़ने की सहमति व्यक्त की है। बदलाव का समय। संगठनों को बदला जा सकता है, उन्हें हड़पा जा सकता है, उनमें घुसपैठ की जा सकती है और उन्हें उखाड़ फेंका जा सकता है, या उन्हें सिर्फ ऐसे खराब फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो और कमजोरियों को उजागर करते हैं। विडंबना यह है कि अंधेरे पक्ष से सीखी गई उन्हीं की रणनीतियों का इस्तेमाल प्रकाश द्वारा ऐसे प्रयासों को विफल करने, अंधेरे संगठनों को ध्वस्त करने के लिए किया गया है और यह बहुत सफल रहा है। पृथ्वी पर जो छोटा सा हिस्सा अभी भी अंधेरे अनुबंधों से बंधा हुआ है, वे ऐसे लोग हैं जो मरते हुए संगठन में अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
ऐसा ही कुछ आकाश गंगा में भी हो रहा है। अनुनाकी की विरासत आखिरकार खत्म हो रही है। यह बस समय की बात है कि उनसे जुड़े लोग भी अपने होश में आ जाएंगे। बहुत कुछ बदल गया है और अब आगे हम आपको देवास के अगले पॉडकास्ट में इसके बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे। नमस्ते यूनिवर्सिटी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक ये नहीं सुना है तो हमने यशुआ लाइट लैंग्वेज द साउंड ऑफ क्रिएशन बाय द डिवाइन इटर्नल सोर्स अंग्रेजी में प्रकाशित हुई है। इसे यशुआ ने कैथरीना अदारी के माध्यम से लिखा है। लिंक हमारे विवरण में उपलब्ध है। कृपया अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़ें। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी, हमारी आकाश गंगा और हमारे ब्रह्मांड में वर्तमान में क्या हो रहा है। सनत कुमारा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।